अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। एक दफ़ा फिर पूरे मुल्क की नज़रें हैं डस्का पे। जिसको डस्का का नहीं भी मालूम था अब डस्का का पता चल गया है। और ये दूसरी दफ़ा बाई इलेक्शन हो रहे हैं और ये हो रहे इस वजह से कि NA-75 डस्का में के सैयद इफ्तिखारुल हसन जो PMLN के MNA थे और कई दफ़ा मतवातर यहाँ से जीत चुके हैं अलमारूफ ज़ाहिर शाह, उनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई। उनकी बेटी भी मद्दे मुकाबला है PMLN से। उनका मुकाबला है अली असजद मली PTI से। अली असद मली इस हल्के से भी जीत चुके हैं 2002 में। मुकाबला पिछली दफ़ा भी हुआ, उसमें फिर इल्ज़ामात लगे, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इससे पहले कि हम दोबारा इलेक्शन करेंगे और तमाम पूरे हल्के में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस डिसीजन को अपहेल्ड किया। अब इस दफ़ा भी मुकाबला बड़ा सख्त है और फिलहाल PMLN की लीड है, लेकिन PTI भी ऑन द हील्स। और PTI वाला के कह रहे हैं, अभी जो बातचीत भी हो रही है कि जब दही इलाके के नताइज आएंगे तो फिर ये मामला फिर बदल भी सकता है। लेकिन ट्रेडिशनली ये हल्का था PMLN का। 2018 में भी PMLN जीती, 2013 में भी PMLN जीती, 2008 में भी। 2002 में जो ज़ाहिर शाह थे वो डिग्री का मामला था, उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो अली असद मली PMLQ के टिकट से जीते थे। तो रीसेंट हिस्ट्री 97 में फिर नून जीती, 93 में नून जीती। तो मुकाबला है और देखना है कि इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। अली असद मली वर्सेस नौशीन इफ्तिखार, और कल सुबह जब सूरज तुलू होगा तो कौन फाते होगा। पिछली दफ़ा जब ये बाई इलेक्शन हुए थे तो उसमें कुछ अगली सीन्स भी थे, कोई असले का इस्तेमाल भी था, फायरिंग भी थे, कुछ लोग कीमती जानों से भी उनका नुकसान हुआ। लेकिन इस दफ़ा ओवरऑल मामूलात जो इलेक्शन था वो पीसफुल ही रहा। इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास है। अब सब नज़रें हैं कि CEC में क्या होगा। जो इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च के ऑप्शन थे पीपल्स पार्टी डिस्कस करेगी, तो PDM के हवाले से क्या उसमें डेवलपमेंट होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक तो ये बड़ा क्लोज कॉल है जो डस्का का इलेक्शन है सियालकोट का। इसके साथ साथ जहांगीर खान तरीन, ये जो पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो बातचीत हो रही है, ये भी एक नया इनके लिए एक चैलेंज है। देखते हैं कि कैसे उससे ओहदा बरा होते हैं। जहांगीर खान तरीन आज आए मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि किसी की कॉल पे कार्रवाई ना हो, जो वैसे कार्रवाई करनी है, जो वैसे तहकीकात करनी है, आज़ादाना होनी चाहिए और सबके साथ होनी चाहिए। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के इंसाइट में हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू होगी। सेनेटर अनवर बेग भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे कुछ ओवरऑल पॉलिटिकल सूरत हाल पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हमें ज्वाइन करेंगे फैसल शाही, हमारे नुमाइंदे हैं और इनका अपना ताल्लुक भी डस्का से है और मौजूद भी डस्का में है। उस पर कुछ इलेक्शन की जो आज के पूरे दिन का अहवाल है उनसे जानेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे कमर ज़मान कायरा साहब से। कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। कह रहे हैं कि डस्का के इलेक्शन में बराह रास्त कॉमेंट वो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अभी चीज़ें अभी डेवलपिंग स्टोरी है। उसके अलावा भी सियासत पे भी हम बात करेंगे। जहांगीर खान तरीन वाला जो मामला है उसका अपोजिशन कैसे उसको देख रही है, इस पर बात करेंगे। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा कायरा साहब, देखिए अब डस्का के बाई इलेक्शन तो हो रहे हैं, जाहिर बात है नतीजा आएगा और आपने कहा है कि उस पर बात भी नहीं करेंगे। लेकिन एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है जहांगीर खान तरीन के हवाले से। क्या पीपल्स पार्टी को पहले से आइडिया था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? जो आप लोग पंजाब हुकूमत पे फोकस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि हमारे पास तरीका है, क्या वो यही तरीका था? कि पहली गुजारिश तो ये है कि डस्का के लिए मैंने इसलिए कहा कि मुझे डस्का की लेटेस्ट सूरत हाल का पता नहीं है, लेकिन मैं डस्का में मुस्लिम लीग का सपोर्टर हूँ और दुआ गो हूँ कि वहाँ से मुस्लिम लीग जीती और इंशाल्लाह जीतेगी। दूसरी गुजारिश कि इस हुकूमत से कितने लोग तंग हैं, लोगों के रवैये ही बुनियादी तौर पे इलेक्टोरेट में जो इलेक्टेड लोग होते हैं वहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। कल उन लोगों ने फिर पॉलिटिक्स करनी है और उन्हें लोगों का सामना करना है। इस हुकूमत ने जितना लोगों की जिंदगी में तंगियां कर दी हैं, महंगाई ने, बेरोजगारी ने, बैड गवर्नेंस ने और अब बढ़ती हुई करप्शन ने जो निचले लेवल पर बहुत ज्यादा बढ़ी है, उसने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। लिहाजा वो जब रिफ्लेक्शन आती है तो जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो भी शेक होते हैं। और हमें पता था कि इमरान खान साहब का रवैया जिस तरह बुजदार गवर्नमेंट चल रही है, इनके लोग उनसे नाराज हैं और हम समझ रहे थे और हमसे राब्ते भी थे लोगों के। जब अदम एतमाद का फैसला हुआ कि नहीं अभी आ रही, तो लोगों ने हमसे नाराजगी का इजहार किया कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, करो ताकि हम अपनी राय का इजहार कर पाएं। लेकिन
लोगों ने ये भी देखना होता है कि कल अगर हम फर्ज करें अपनी नाराजगी का इजहार भी कर दें और किसी और जगह भी ना मिले, तो फिर अपनी जमात भी डिस्क्रेडिट कर दे, वो नुकसान होता है। लिहाजा जो इलेक्टेड पॉलिटिक्स करने वाले हैं वो उस बात का भी ख्याल रखते हैं। अच्छा कारी साहब, जो आपने शुरू में बात की कि आप अभी भी PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं कि डस्का में जीते, अब मामला तो कुछ और आ रहा है कि मामला तो अब ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला दोनों के साथ होना है, अब नून के साथ भी होना है और PTI के साथ भी होना है। तो अगर आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर है तो पंजाब में पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पहली गुजारिश तो ये है कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए है कि मैंने एक कमिटमेंट की हुई है, मैं अपनी कमिटमेंट निभा रहा हूँ। मैं से मुराद पीपल्स पार्टी है, हम अपनी कमिटमेंट पे कायम हैं। और दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह हम इस हुकूमत से लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। हमें तवक्को है कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और मुस्लिम लीग के अंदर जो तजर्बा करने वाले और मुहिम जोई वाले दोस्त हैं वो जरा थोड़ा धीमा सांस लेंगे और हमें मिल के इस हुकूमत का अतिया पांचा करना पड़ेगा, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। कल इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर पीपल्स पार्टी फैसले करेगी और इंशाल्लाह अच्छी खबरें होंगी। अच्छा कारी साहब, आप तो बड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन आपकी भी पार्टी में हॉक्स हैं और PMLN में भी हॉक्स हैं जो आप कहते हैं कि अब राहें जुदा हो गई हैं। आपने कहा बेटर सेंस प्रिवेल होगी, अब जाहिर बात है मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की बात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और हमजा है, तो क्या चेंज ऑफ गार्ड उधर होगा तब जाकर मामला कुछ बेहतर होंगे? देखिए, हमें तो मुस्लिम लीग से गर्ज है, वहाँ कौन गार्ड कर रहा है और कौन नहीं ये सब उसकी लीडरशिप है, ये उनके घर का मामला है, इस पे उनसे रब्ता कीजिए, वो आपको बेहतर जवाब देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें तारीख के इस लम्हे अपनी सियासी और तारीखी जिम्मेदारी अदा करनी है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हमें जो फोरम्स हैं उन पे बात करनी है। हम पहले दिन से मुस्लिम लीग को और JUI को और बाकी दोस्तों को ये कह रहे हैं कि हम पंजाब के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। वो कहते थे कि हमारे पास नंबर नहीं है, हमने कहा कि हम मरकजी गवर्नमेंट में तब्दीली ला सकते हैं, हमें कहा गया कि नंबर दिखाओ। तो फिर गिलानी साहब के सेनेट इलेक्शन में हमने नंबर पूरे कर दिए और अब आपने देख लिया कि इस वक्त पंजाब के अंदर इनकी हालत क्या है। इनकी जमात के कितने लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और अगर हम उनसे राब्ता करें तो यकीनन वो इस जमात से जान छुड़ाना चाहते हैं, अपनी भी और इस कौम की भी। लिहाजा बुज़दार गवर्नमेंट को खत्म करना ये तो बिल्कुल आसान काम है, फैसला मुस्लिम लीग ने करना है। अगर वो आज भी फैसला करे तो पीपल्स पार्टी अपनी कमिटमेंट पे कायम है। सर, पीपल्स पार्टी के पंजाब में सिर्फ 7 MPs हैं 371 में से, तो आपको तो ठीक है, आप उनको शाबाशी भी दे रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर होगा क्या, मुतबादल होगा क्या? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होती तो फिर कौन आएगा? हमारे पास तो 7 मेंबर हैं, मुस्लिम लीग के पास काफी सारे मेंबर हैं और फर्क 6-7-8 वोटों का है। तो वो फर्क इस वक्त निकालना कोई मसला नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हमजा साहब को चीफ मिनिस्टर बना लें या मुस्लिम लीग अपने में से जिसका भी फैसला करे, हमारी तरफ से कोई कंडीशन तो नहीं है, तो जिसका भी फैसला करें ये उनका हक है, उनका इस्तेहकाक है। हमने हमजा साहब का नाम इसलिए लिया कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वरना जिसको भी चाहे मुस्लिम लीग नॉमिनेट करे, हमें एतराज नहीं है और हमें इससे और क्या लेना है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट में भी हम कह रहे हैं कि वहाँ शहबाज शरीफ साहब को आना चाहिए, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, या वो जिसका फैसला कर ले, हमें क्या एतराज है। अच्छा कारी साहब, आप तो बात कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी मुफाहमत वाली बात, जैसे सब कुछ ठीक हो रही है, लेकिन बाकी हम देखते हैं तो मामला तो काफ़ी, वो कहते हैं ना, गल वध गई है। तो वहाँ वाली बात तो हो रहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया, अभी भी जो अब हमजा को जो कह रहे हैं तो उस पर भी गलत मैसेजिंग जा रही है और लोग कुछ और समझ रहे हैं इससे। तो ये है क्या, जो आप बात कर रहे हैं वो सही है, ये जो बाकी हमें नज़र आ रहा है वो सही है? देखिए, गुजारिश ये है कि जो बातें हुई, तल्ख बातें हुई, उसमें ज्यादती की गई और इन सारी गुफ्तगुओं का आगाज इसका मुस्लिम लीग की तरफ से हुआ। भले वो हमारी मीटिंगों के अंदर तल्ख गुफ्तगू है,
या सोशल मीडिया या फॉर्मल मीडिया के ऊपर आके बातें करने का अमल है, इन माहौल को या मैसेजिंग थ्रू मीडिया है, ये मुस्लिम लीग की तरफ से आगाज हुआ। पीपल्स पार्टी ने रिप्लाई में तल्ख बातें की हैं, बिल्कुल की हैं, लेकिन हमने आगाज नहीं किया। हमें तवक्को है कि इनको बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, और हमारी कोशिश होगी कि ये इत्तेहाद कायम रहे ताकि हम इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए एक मुश्तरका एफर्ट कर सके। सर वैसे बात तो ये है कि लोग तो कह रहे हैं कि पीडीएम तो अब एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, एएनपी अलहदा हो गई है, पीपल्स पार्टी बाय ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस साइड पे है, शो कॉज नोटिस आपको दिए गए, बड़ा बुरा बनाया गया। तो अब क्या बैठेंगे, फिर वही जारी बात है, तलखियाँ इतनी दूरियाँ आ जाती हैं, तो फिर क्या होगा। और अब तो गवर्नमेंट भी आगे निकल चुकी है, उनको तो अपने घर से अब खतरा हो गया है। जहांगीर खान तरीन साहब ने एक नया फ्रंट खोल दिया, तो ये तो अब कुछ और रुख पे बात चली गई है। देखिए, गुजारिश ये है कि पीडीएम अपनी जगह ही है, पीएनपी ने छोड़ा है, पीपल्स पार्टी को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, सख्त नाराजगी है उनके रवैये से। मुस्लिम लीग का रवैया नाकाबिल कबूल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम राहें जुदा कर लें। उनके अपने रवैये पर गौर करना होगा। जब अलायंसेस होते हैं तो अलायंसेस दोस्ती की तरह होते हैं। यहाँ पे आपको अपने फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि माजी में हम बहुत तलख थे और हम इकट्ठे हुए। अब भी कौमी ज़रूरत के तहत अगर वक्त आएगा, ज़रूरत होगी तो हम इकट्ठे हो सकते हैं। एएनपी को भी शिकायत तो यही है ना कि ये गैर जमहूरी और गैर जो मुहज़्ज़ब तरीका इख्तियार किया गया है। कौन होती है कोई जमात दूसरी जमात को शोकाज देने वाली? ये बात तो काबिल कबूल नहीं हो सकती। इस बात के ऊपर उनका गिला है और वो दुरुस्त है, वो हमारा भी है। उन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया अलहदगी का, तो अगर मुस्लिम लीग को अपने रवैये को करेक्ट करती है और पीडीएम अपने मंशूर पे जिस असूल के लिए कायम की गई थी, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कायम की गई थी, उसकी बुनियाद पे खड़ा होती है तो बिस्मिल्लाह। आप गौर करें ना, मुस्लिम लीग ने लीडर ऑफ द अपोजिशन के इशू पे एक कजिया खड़ा कर लिया। हालांकि वो तो सेनेट का इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते थे, वो तो चाहते थे इससे पहले असेंबलियों से इस्तीफे देते ताकि सेनेट का इलेक्शन ही ना हो। अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, लिहाजा उनको अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। हाँ, तलखी है, बहुत तलखी है, बड़ी नाराजगी है। अब आपने मेरे ही प्रोग्राम में बात की थी जी, ये तो बात की आप मेरे प्रोग्राम में आपने कहा था कि जी ये कोई इंतखाबी अलायंस नहीं है, पीडीएम एक जद्दोजहद है, एक मूवमेंट है जो हमने किसी एक मकसद के लिए किया। इंतखाबात तो आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ने हैं, बातें करनी है, अब तो इंतखाबात की तैयारियों का टाइम आ गया है। अब पीडीएम का रिवाइवल और चीज़ें दोबारा से, क्योंकि इतना मोमेंटम आप लोगों ने बनाया है 6-7 महीने में, वो चंद दिनों में ख़त्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ जी, मोमेंटम अपनी जगह दोबारा कायम हो सकता है। वो तो हमारे दोस्तों की ऐसे उनकी एक कमजोर हिकमत अमली उन्होंने इख्तियार की, कुछ उतावले हो गए, जल्दी पड़ गए मुझे। हालांकि उनको चाहिए था कि वो ऑब्जेक्टिव पे नजर रखते और अपने लहजों पे, और मैं बार बार कहता रहा, मैं रिकॉर्ड पे हूँ, मैंने हर चैनल पे खड़े होकर कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कहा कि ये जो मैसेजिंग थ्रू मीडिया है, मीडिया में गुफ्तगू करके पैगाम रसानी का अमल, प्रेशर क्रिएट करने का अमल, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, इससे नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने और अब नुकसान हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी हम तारीख के हाथों बंधे हुए हैं। पाकिस्तान के लोगों की नजरें हमारी तरफ हैं और इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत यह है कि अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होके इस हुकूमत से जान छुड़ाएं। ये सिर्फ छोटी छोटी लड़ाइयों में ना उलझे। और पीपल्स पार्टी ने तो इस हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ये हमारी हिकमत अमली थी कि हमने बाय इलेक्शन में सारी जमातों को हम लेके आए, वरना वो तो बायकाट कर रहे थे। ये हमारी हिकमत अमली थी कि हम सेनेट के इलेक्शन में लेके आए। और आज आपको पता है, देख रहे हैं आप इस वक्त पीटीआई का हाल क्या है। अंदर से कभी सिंध के अंदर से क्रैक आ जाते हैं, कभी बलोचिस्तान से जमात फट पड़ती है, कभी केपीके के अंदर ग्रुप नजर आते हैं। अभी आप पंजाब देख रहे हैं ना, देखिए आने वाले दिनों में केपीके के अंदर कितने बड़े ग्रुप आते हैं। तो ये पीटीआई मेरे ख्याल में तो अब अपनी हतमी मंजिल की तरफ रवाना दवा है, इसने इवेपोरेट होना है। लेकिन इसके लिए अपोजिशन की जमातों को बहरहाल जद्दोजहद और तहरक करना होगा।
अच्छा कारी साहब, अब क्योंकि आपका ताल्लुक भी पंजाब से है, बड़ी गहरी नज़र भी है, मेरा आप सवाल है कि पंजाब का वोटर क्या सोच रहा है, पंजाब के वोटर की क्या डिमांड है? क्योंकि पाकिस्तान में एक तरह से कह लें तब्दीली के लिए पंजाब इज़ द थिंग, कि जब तक पंजाब आप या कोई भी जमात उसको विन ओवर नहीं करती, गवर्नमेंट ईजिली फॉर्म नहीं कर सकती, तो वो क्या वहाँ पे क्या सोच है? क्योंकि हालिया इलेक्शन के रिजल्ट है कि जिसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो वहाँ पे तगड़ा है, उसका एक अपनी पॉकेट बरकरार है, तो यहाँ पे कैसे तब्दीली होगी? ये जो बाय इलेक्शंस होते हैं ना, ये उस तरह रिफ्लेक्शन नहीं होती। जब हुकूमत में बैठे हों तो लोगों के मुतालबात भी होते हैं। मैं हैरान हुआ, पिछले जब फेज था, हम डस्का में जलसा करने गए तो जिस गली जिस रोड पे जाते थे वहाँ टफ टाइलें लग रही थी। उससे पहले याद नहीं आया, इलेक्शन के दिनों में आके सुई गैस भी लगनी शुरू हो गई, टफ टाइलें भी लगनी शुरू हो गई, बिजली के काम भी होने शुरू हो गए। तो इससे भी वोट के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये बात बहरहाल तयशुदा है कि महंगाई ने, बेरोजगारी ने, गवर्नेंस ने, करप्शन ने, इस और अब जो कोरोना की हैंडलिंग है कि उन्होंने टाइम पे वैक्सीन नहीं मंगवाई, बल्कि अभी तक नहीं मंगवाई, उससे लोगों की जिंदगी में अजाब आया हुआ है और लोग इस हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। उसके लिए वो अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं और अगर अपोजिशन उनकी तवक्को पे पूरी ना उतरेगी तो वो अपोजिशन को सजा देंगे, ये बात बिल्कुल तय है। अच्छा कारी साहब, आपने अब जिक्र किया सीईसी का, कल इजलास है 11 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी का, तो कल क्या कोई सरप्राइज एक्सपेक्टेड है, कोई डिफरेंट फैसला, खासकर अपोजिशन अलायंस, क्योंकि इस्तीफों का मामला हो या फिर लॉन्ग मार्च हो, तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तक हम सीईसी की सतह पर इसको डिसाइड करेंगे, तो कल क्या कोई सरप्राइज एक्सपेक्टेड है? देखिए, मैं पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूँ, पार्टी को, इसलिए मुझे इस तरह की प्रेडिक्शन करने का हक नहीं है। वहाँ कुछ बातें यकीनन होंगी बड़ी संजीदा, मुल्क की सूरत हाल पे बहस होगी, इस्तीफों के मामले पे बहस होगी, पीडीएम के इशू पे बहस होगी, इकोनॉमी पे बहस होगी। लेकिन मैं क्या बातें करूँगा ना मैं वो शेयर कर सकता हूँ और ना इसके बारे में कोई प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मेरा ये हक नहीं है, इख्तियार नहीं है। जी कारा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ मौजूद थे कमर जमान कायरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद, और अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अनवर बेग, सीनियर सियासतदान हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं जो मुल्क की सूरत हाल है। बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। बेग साहब, मुल्क की सियासत की सूरत हाल कुछ बड़ी अजीब सी है। जो भी आप पॉलिटिकल जमात देखें वहाँ पर शिकस्त व रीख्त है और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। अपोजिशन का लाइन्स है पीडीएम, टाइम फिश। अब इसी तरह आपने पीटीआई की बात की, तो जो तरीन साहब हैं, नॉट द टी इन द पीटीआई, लेकिन वैसे जो तरीन साहब हैं वो अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो नंबर्स हैं, जो उनके साथ लोग हैं, वो हुकूमतें गिराने के लिए काफ़ी है। तो ये हो रहा क्या है पाकिस्तानी सियासत में? फवाद साहब, आप भी माशाल्लाह पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं। जब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट किसी को नॉड नहीं देगी, इमरान साहब के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो पीडीएम तितर बितर हुई है, इसमें पीटीआई का कोई कमाल नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान साहब को हेल्प किया है और उनको क्लियर करके दिया है कि एक फर्स्ट क्लास पिच दी है, अब 2.5 साल आप अपनी बैटिंग करें, उल्टा मारें, सीधा मारें, बोल्ड भी हो जाएंगे तो आपको हम नॉट आउट डिक्लेयर करेंगे। आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर पीटीआई टू डिलीवर, और अगर अब ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट डस्के का अभी तक जो आ रहा है, यही रिजल्ट आगे जनरल इलेक्शन में होगा। क्लीन पिच दिए, ही हैज टू वर्क ऑन द इकोनॉमी नाउ। इकोनॉमी और ये जो महंगाई है, ये दो चीजें इनके आगे एक हर्डल है। यानी जितने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे वो सब क्वाइट हो गए हैं, वो अब नहीं बोलेंगे 2-2.5 साल। ये छोटी मोटी बातें इधर उधर होती रहेंगी, बट जो मेजर हर्डल था पीडीएम का, वो उनको क्लियर करके दिया है। नाउ ही इज गॉट अ लवली पिच टू प्ले ऑन। ठीक है,
अपना एम्पायर भी अपना है, नाउ ही शुड डिलीवर, दैट इज व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट वांट्स। और अगर अभी भी एस्टैब्लिशमेंट अच्छा, या लेकिन बेग पीटीआई साहब, ने डिलीवर इस नहीं पे एक किया और सवाल हो रहा है कि ये 2-2.5 साल की तो बात हो गई, पहले ये था कि कोई बैकअप ऑप्शंस नहीं है। अब बैकअप ऑप्शन के तौर पे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने आ रही है? जिस तरह पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में अपनी कारकर्दगी दिखाई, तो क्या जिस तरह नून उन पे तनकीद कर रही है, तो पीपल्स पार्टी इज द ऑप्शन? नहीं, पीपल्स पार्टी इज नॉट एन ऑप्शन। पीपल्स पार्टी हैज अ लॉन्ग वे टू गो। पीपल्स पार्टी अगर पावर में आती है, मेरे अकॉर्डिंग टू माय असेसमेंट, आई मीन आई कैन बी रॉन्ग, ये 2028 में शायद इनको एक चांस मिले, प्रोवाइडेड दे बिहेव देमसेल्व्स। बिलावल कैरीज हिमसेल्फ विद utmost dignity और सही सियासत करें, and he should be on the right side. If he's on the left side, then he'll be in a lot of trouble. क्योंकि देखें, पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली पंजाब से उखड़ गई है। पंजाब जब तक आपके पास नहीं आएगा, आप सिंध की 40 सीटों पे आप गवर्न नहीं कर सकते। आपको यू नीड 172 सीट्स इन द नेशनल असेंबली, वो कहां से लाएंगे? तो मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी हैज अ लॉन्ग वे टू गो। इतनी जल्दी पीपल्स पार्टी नहीं आ सकती। तो आई मीन वैसे बेग साहब, जो बात हो रही है, जो अभी आपने सेनेट के इलेक्शंस में देखा था, तो वहां पे भी नेशनल असेंबली के जो थे, दे केम वेरी क्लोज टू 172। तो इस तरह की चीज़, जो मैकेनेशंस और जो आप कह रहे हैं ना पॉलिटिकल मैनूवरिंग, वो तो हो सकती है, लेकिन पीटीआई ने कहाँ पे खराबी की? वेयर इट वेंट रॉन्ग, कहाँ पे इनको है? और जो अभी जो बाकी टाइम है उसमें कहाँ पे ये बेहतर हो सकते हैं? देखें, पीटीआई ने, ये मेरी असेसमेंट है, आई कैन बी रॉन्ग, एज आई सेड, पीटीआई ने, इमरान साहब ने एक ही स्लोगन मारा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अरे भाई, अब लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों को खाने के मसले बने हुए हैं, लोगों को चीनी आटे के मसले बने हुए हैं, लोगों को नौकरियों के मसले बने हुए हैं, लोगों को बिजली के बिल के मसले बने हुए हैं, लोगों को गैस के बिल के, पेट्रोल का प्राइस, लोग उससे मर गए हैं। और ये जो आज का जो डस्के का रिजल्ट अभी तक जो आ रहा है, दिस शुड बी एन आई ओपनर फॉर पीटीआई। और अगर अभी भी अपनी यानी डायरेक्शन सीधी नहीं करेंगे, ये हिस्ट्री हो जाएंगे और 2.5 साल के अंदर कहानी खत्म हो जाएगी। पीपल्स ये पीटीआई का वजूद ही नहीं रहेगा, 2-4 लोग इधर उधर होंगे, दैट्स अबाउट इट। तो आई थिंक दे हैव टू वर्क ऑन इकोनॉमी, जो इन्होंने 2.5 साल में नहीं की। और मेरे हिसाब से इनको मरवाने वाला बंदा असद उमर है। यानी यही इमरान साहब इलेक्शन से पहले इलेक्शन की रैलीज में कहा करते थे, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मेरा असद उमर है, उसने पूरा अपना होमवर्क किया है, हम इकोनॉमी को ऐसे सीधा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लोगों ने ट्रस्ट किया, मेरे जैसे। अच्छा बेग साहब, जो आपने बात की असद उमर साहब की, ये आपने सिंगल आउट ऑफ करे, लेकिन ओवरऑल देखें जो एहसास प्रोग्राम है, क्योंकि आप खुद भी चेयरपर्सन रह चुके हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, जो ये इस एंड पे हुआ है, ये तो थोड़ी बहुत रिलीफ तो मिली है, थोड़ा सा एफर्ट तो किया है इन्होंने। देखें अपना फवाद, मैं बीआईएसपी का चेयरमैन रहा हूँ, एंड आई वाज नेवर, टू बी वेरी, आई एम टॉकिंग टू यू वेरी ऑनेस्टली, बीआईएसपी is just waste of money। यानी पीपल्स पार्टी ने 2008 से ये प्रोग्राम बनाया, देखिए पॉवर्टी को खत्म करने के लिए बनाया। अब मुझे इस बात का जवाब दें, 10 कितने साल हो गए, ये 2021 है, 11 साल हो गए। 11 साल में एक फैमिली पॉवर्टी लेवल से निकली नहीं है। ये बेसिक आइडिया था कि उनको एम्पावरमेंट दें, उनको जॉब ट्रेनिंग दें, कुछ नहीं किया। सारे फेक गोस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, टोटल पैसा अरबों में वेस्ट हो गया। और अभी क्या हो रहा है? अभी भी यही हो रहा है। आई डोंट बिलीव इन दिस बिजनेस। ये एहसास प्रोग्राम में अगर आप इतना पैसा खर्चना था, आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाएं, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-3 टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाएं और आप उनको बाहर जॉब्स दें, पाकिस्तान के अंदर जॉब्स दें, मिडिल ईस्ट में जॉब्स दें, उनको इस तरीके से पॉवर्टी से निकालें। अब आप उनको दे रहे हैं 4,000 रुपए महीना, मिसाल के तौर पे उसकी फैमिली है 7-8
एवरेज लोग रूरल एरियाज के अंदर। अब आप मुझे बताएं, वहां पे दाल अगर लाहौर इस्लामाबाद में दाल अगर 100 रुपए किलो है, वो गांव के अंदर 120 रुपए किलो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, क्या फायदा हुआ? अच्छा बेग साहब, जो अभी आप बात कर रहे थे कि मैन पावर एक्सपोर्ट की भी, अब ये जो सेक्टर है पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अभी भी जो हमारी रेमिटेंसेस की सूरत हाल है, जो हमें एक्सटर्नल फ्रंट पे जो हमें डॉलर्स मिले हैं, वो वहाँ बाहर से जो पैसा आया है, अब इसमें भी हंगामी बुनियादों पे अगर अगले 2-2.5 साल काम कर ले तो ये भी एक गेम चेंजर हो सकता है। देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं फवाद, अगर इमरान साहब जैसे ये प्रोग्राम लेके आए थे कि हम IMF में नहीं जाना, आई मीन आई वॉज वेरी हैप्पी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर हैप्पी कि हम IMF में नहीं जाएंगे। IMF में जाने का मतलब है कि आप दलदल में जा रहे हैं, क्योंकि IMF से निकलने के बाद कोई भला नहीं होगा आपका। आपको इनको ये करना चाहिए था, अगर मैं PTI के अंदर होता, मैं उनको ये एडवाइस करता कि आप सब काम छोड़ दें, आप जाएं मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज में और जाके उनको रिक्वेस्ट करें कि अगर अबू धाबी UAE 2.5 लाख आदमी जाता है, उनसे कहें कि जी हमें कम से कम 5-6 लाख आदमी भेजने दें। सऊदी अरेबिया आपका कोई 4 लाख के करीब जाता है, आप उनको कहते कि जी हमें कोई 10 लाख आदमी भेजने की इजाजत दें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए क्योंकि उन्होंने तो बंदे चाहिए, चाहे पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए, फिलीपीन से आए, श्रीलंका से आए। हमने ये बात ही नहीं की। और आई टेल यू, यानी आप आज इस वक्त $10 बिलियन ये 2 मुल्कों से आता है, UAE से और सऊदी अरेबिया से। अगर आप ये फिगर्स आप अपना डबल करते, खुदा की कसम खा के मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तानी आपके लिए इतनी मेहनत करते, वो 50 डिग्री में और आपको रेमिटेंस भेजते, रात दिन काम करते आपके लिए, और आप ये IMF को आप लानत भेजते। मगर हमने ये नहीं किया। 9 महीने वो असद उमर ने टोपियां पहनाता रहा कि हमने जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना। एंड में गए, बाय दैट टाइम जो कॉन्फिडेंस था बिजनेस कम्युनिटी का, इंडस्ट्रियलिस्ट का पाकिस्तान में, वो उखड़ गया, कहीं का ये नहीं रहे। दूसरी बात, टॉकिंग ऑफ मैन पावर, 18 नवंबर से जो एक सेकंड 18 नवंबर से पिछले साल UAE ने पाकिस्तानी वर्क वीजा बंद कर दिए। मैं चिल्लाता रहा हूं टीवी के ऊपर, मीडिया के अंदर, खुदा के वास्ते आप जाएं, उनसे बात करें, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे हैं उनसे रिजॉल्व करें, क्योंकि हमें 800 से 1000 जॉब्स डेली हम लूज कर रहे हैं UAE के लिए। तो यानी यहाँ तो ठंड पार्टी लगी हुई है, कुछ हो ही नहीं रहा। ये फोन करके बात करते हैं, अरे भाई फोन करके बात करने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक दिन का ट्रिप करके जाके रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई ये बैन आप लिखे उठाएं, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप रिसेंटली देखे, ये हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है UK के अंदर, UK ने रेड लिस्ट में आपको डाल दिया। इमरान साहब शुड हैव पिक्ड अप द फोन एंड स्पोकन टू मिस्टर बोरिस जॉनसन कि भाई आपने हमें ये रेड लिस्ट में क्यों डाला है। कोविड का मामला आप इंडिया में देखें, हमसे ज्यादा वर्ड्स है, उनको आपने नहीं डाला। यानी आप ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, ना कोई एफर्ट कर रहे हैं, और आप उनको कह रहे हैं जी तुसी पैसे भेजो, फिक्र ना करो, पैसे भेजो। ये कोई बात है यार? अभी ये जो बेचारे UK गए, जो 9 अप्रैल की डेडलाइन थी, वो लोगों ने 1 वे टिकट 3 लाख 4 लाख का खरीद के गए। इतनी ब्लैक मार्केटिंग हुई है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। अब वो बेचारा गरीब आदमी, he had to go, he went, he paid that money, बैग बोरो स्टील करके, मगर गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं। यानी कल को वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो UK के अंदर है, वो कहेंगे यार जब हमें मुसीबत पड़ी आपकी हुकूमत कहाँ गई। यानी आप इससे अंदाजा करें, 50 ब्रिटिश MPs ने लिखा है बोरिस जॉनसन को कि ये क्या आपने किया पाकिस्तान के साथ, और हमारी गवर्नमेंट ठंड पे ठंड है, कोल्ड स्टोरेज में बैठे हुए, ठंडी हवा खा रहे हैं, और इनका कोई एफर्ट नहीं है। ना शाह महमूद ने कोई कुछ किया है, यानी ना प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया है। सो इस तरीके से नहीं काम चलेगा भाईजान। इस तरीके से तो आप तो भिखारी होते जाएंगे। हमारी कोई एफर्ट नहीं है। ये होम रेमिटेंसेस आपको जिंदा रख रही है, और ये आप देखते रहिए आगे चल के दिस विल एक्सीड योर एक्सपोर्ट्स, जो कमोडिटी एक्सपोर्ट है आपकी, वो भी आप सही नहीं चल रही। तो
ऑलमोस्ट उसके बराबर आ गया। और बेग साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है जी। ओवरसीज पाकिस्तानी कर जो हमारे वर्कर्स हैं जो यूएई में, सऊदी अरब में और ख़ासकर जो यूके में भी, क्योंकि यूके यूएस से भी हमें रेमिटेंसेस का एक मेजर शेयर आता है। अब ये हंगामी बुनियादों पे करें क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफलाइन ये बनती जा रही है। बेग साहब राइटली पॉइंटेड आउट कि एक्सपोर्ट के बराबर ये फिगर आ गया है, 20 अरब है हमारी एक्सपोर्ट, 24 अरब 25 अरब के करीब है, तो ये ऑलमोस्ट है और ओवरटेक कर लेगा। और जो इसमें पोटेंशियल है कि ऑलमोस्ट इसको डबल कर सकते हैं, और जो हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल, जो हमारी जो एक आज़ाद एक माशी पॉलिसी बन सकती है, उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। बेग साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर अनवर बेग, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और अब हम कुछ बात करेंगे डस्का के इलेक्शन की। NA-75 पूरे मुल्क का हमने याद करवा दिया है। PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन PTI का भी एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज है। अली हजरत मली PTI वर्सेस नौशीन इफ्तिखार PMLN। और नौशीन इफ्तिखार के जो वालिद हैं ज़ाहिर शाह अलमारूफ इफ्तिखार उल हसन, उनका लेकिन ज़ाहिर शाह के नाम से बड़े अपने हल्के में और पहचाने भी जाते हैं, जाने भी जाते हैं। उनका बड़ा होल्ड रहा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इलाके की। हमारे साथ मौजूद है फैसल साई, पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर है। उनका अपना ताल्लुक भी डस्का से है और इस वक्त मौजूद भी डस्का में है। फैसल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम फवाद साहब। फैसल, आपके डस्के को तो हमने मशहूर कर दिया है पूरे मुल्क में, जिस तरह के आप लोग बाई इलेक्शन कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज क्या रहा? पिछली दफ़ा तो बड़ा पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए, आज क्या ओवरऑल माहौल क्या रहा था इलेक्शन का? बिल्कुल फवाद साहब, डस्का सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी रहते हैं सबकी नजरें आज इस इलेक्शन में थी जो बाई इलेक्शन होना था। और आज अगर इलेक्शन की बात की जाए तो आज इलेक्शन का माहौल नहीं बन पाया। उसकी शायद वजह यह थी कि जो पिछले इलेक्शन में जिस तरह खौफ की फिजा बनाई गई, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में फायरिंग के वाकयात हुए और फिर बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में आज ये भी कहा जाता रहा कि तीसरी वेव है, लोग एहतियात करें, घरों से ना निकलें। जिस तरह SOPs को लेकर शहरियों को घर बैठने का कहा गया, तो आज एक ऐसा माहौल बनाया गया तो लग नहीं रहा था कि कहीं पे कोई ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल एक लग रहा था कि रूटीन की एक्टिविटीज में लोग मसरूफ हैं। सिर्फ शहरी इलाकों में, खासकर डस्का सिटी के अंदर हमने देखा कि चंद पोलिंग स्टेशन थे जहां खवातीन भी बड़ी तादाद में आई और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। दही इलाकों में सूरत यकसर मुख्तलिफ थी कि जो वोटर है वो घर से नहीं निकल रहा था। अच्छा फैसल, यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। अच्छा फैसल, अभी जो फिलहाल जो रिजल्ट्स आ रहे थे हमने देखा कि इनिशियली PMLN ने एकदम पिक किया। जो आज आपने कहा कि जो वोटर टर्नआउट और जो कोरोना का भी एक थर्ड वेव का भी हवाला दिया, पिछली दफ़ा जो कुछ हुआ उसके बाद, इसका फ़ायदा किस जमात को होगा, एडवांटेज किसको है? अब PTI वालों से बात होती है, वो कहते हैं कि जी दही इलाकों का जो रिजल्ट आएगा हमारे हक में होगा, शहरी इलाकों में PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हिस्टोरिकली अब PMLN का ये हल्का था, तो इस पर क्या आपके पास अपडेट्स हैं? बिल्कुल फवाद साहब, जैसा कि आप जानते हैं जो NA-75 है सियालकोट 4, इसमें एक स्ट्रांग होल्ड है मुस्लिम लीग नून का। जो इफ्तिखार उल हसन शाह थे वो नाकाबिले शिकस्त रहे अपनी जिंदगी में। 4 बार वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे, 3 बार सूबाई असम्बली के मेंबर रहे और जब भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा कभी वो हारे नहीं थे। और उसके बाद एक बड़ा ये क्वेश्चन मार्क हो गया था कि क्या उनकी जो खिला है उसको पुर कौन करेगा, क्योंकि उससे पहले एक इलेक्शन जब डिग्री की शर्त रखी गई तो उन्होंने अपने दिमाग को यहाँ से इलेक्शन लड़ाया और उसके बाद फिर जब दोबारा डिग्री की शर्त खत्म हुई तो दोबारा वो इलेक्शन में और जीते। उनके वफात के बाद ये नौशीन इफ्तिखार जो है उनके हस्बैंड ही थे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके बाद अब एक सोचो विचार में जितने भी वर्कर्स थे वो लगे हुए थे कि अब किसको लेकर आया जाए। तो फिर एकदम नौशीन इफ्तिखार का नाम सामने आया तो लोगों ने शायद इसको इतना संजीदा नहीं लिया। उनका ये कहना था कि नौशीन इफ्तिखार इस हल्के में रहती नहीं है तो कैसे वो इलेक्शन को जो है वो जीत जाएंगी। लेकिन बड़ा जबरदस्त उन्होंने कम बैक किया। जैसे 19 फरवरी का इलेक्शन हुआ और एक माहौल बनाया गया, फिर जो बहुत सारे बैलेट बॉक्स गायब होने के इल्जाम लगे, धुंध के बायस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को गायब करने के इल्जाम लगे, उन्होंने चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन वो गई और एक जबरदस्त वो स्पीकर के तौर पर सामने आई, लोगों का एतमाद बना और इस तरह उन्होंने दोबारा इलेक्शन में कम बैक किया और दोबारा वो जो नून लीग जहाँ लग रहा था कि यहाँ से खत्म हो रही है वो इस तासुर को खत्म किया और आज जैसे इलेक्शन हुए वो के बहुत बड़ी तादाद में वोटर बाहर नहीं निकले। फैसल, आप अभी मौजूद हैं, फैसल आप अभी डस्का में मौजूद हैं और जाहिर बात है आपका ताल्लुक भी इधर से ही है। आपकी क्या फीलिंग क्या है कि क्या किस तरफ टिल्ट हो रही है मामला, किस तरफ ज्यादा एडवांटेज किधर है? साहब, इस बार जो अली असद मल्ली हैं उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ दौरान जो
उन्होंने कैंपेन ये ऐलानात किए कि जब वो इलेक्शन जीतेंगे वो एक वजीर बनेंगे और एक बड़ा तरक्याती फंड वो यहाँ पर लेके आएंगे और इस हल्के की तकदीर बदल जाएंगे। यानी ये ख्वाब उसका भी दिखाएंगे। एडवांटेज होगा। और इसी तरह PMLN की भी अब है कि मामला बड़े क्लोज हैं, जब तक नताइज आते हैं हम देखते हैं बड़ा मुश्किल होता है कि यानी स्पॉट पे आपको पुट करना और करना, यानी मामला का अभी काफ़ी इसमें यानी कांटेदार मुकाबला भी मुतवक्के है। और जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसका हमेशा से एक एडवांटेज होता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है PMLN का वो भी देखना है। और ये दोनों जमातों के लिए एक इसमें बड़े नताइज होंगे और उसमें बड़े सबक होंगे। फैसल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आप अपनी रिपोर्ट ही रखें, आपसे मज़ीद हम मालूमात भी लेते रहेंगे। फैसल साई हमारे साथ मौजूद थे, दस्का के इलेक्शन के हवाले से हमारी बातचीत उनसे हो रही थी। आज के इनसाइट पे इतना ही। कल आपको फाइनल जो हतमी रिज़ल्ट होंगे, जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के अलावा जो रिज़ल्ट होंगे, वो हम आपकी खिदमत में गोशगुजार करेंगे और फिर उसका तज्जिया भी करेंगे। कल तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।